हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं वतन कुमार आपके अपने परिवार टीकेडी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी भर्तियां जैसे जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी में ये उत्तर प्रदेश विशेष आपके लिए लाभदायक होगा। आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जितना भी हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे उस कंटेंट को एक तरीका ये होता है कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने रिवीजन को बरकरार रखें, रिवीजन को बना के रखें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्लास तो पढ़ते हैं लेकिन दिक्कत ये होती है कि रिवीजन नहीं कर पाते, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे लगता तो है कि हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ की कमी खलती है कि हमारा रिवीजन अगर होता तो शायद हम इस क्वेश्चन को पढ़ पाते या क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको क्लास की ओर ले चलता हूँ। आप लोग कंसंट्रेशन के साथ मात्र 40 से 45 मिनट मेरे साथ रहेंगे और आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको लगता था कि उत्तर प्रदेश में हमारे या तो गलत हो जाते हैं या हम लोग उन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाते, तो आज से वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। आप लोग यकीन मानिए और यकीन मान के भरोसा रखिए और क्लास को पढ़ने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस चीज़ को थोड़ा आप लोग जानेंगे। देखिएगा, हम जितना भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे उन सभी को एक फ्रेमिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। उस फ्रेमिंग में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपको जितने भी नोट्स होंगे उन नोट्स को आपके बोर्ड पर ही तैयार कराऊंगा, और आपने एक कॉपी पेन लेकर अभी मेरे साथ बैठना है और साथ ही साथ चीज़ों को नोट करते चलना है। यही तरीका रहेगा पूरी क्लासेस में। जितना भी उत्तर प्रदेश हम लोग कंप्लीट उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, सब में हमारा तरीका यही रहने वाला है कि हम लोग थोड़ा समझाने के बाद आपको लिखवाने की तरफ ध्यान देंगे। बात समझ पा रहे हैं? आइए इसमें हम लोगों को करना क्या है, देखिए 3 आधारों पे बांट के हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष, इस उत्तर प्रदेश विशेष में कई सारे टीचर्स मैंने देखा है कि इसी में आपको बहुत सारे उत्तर प्रदेश विशेष का हेडिंग डलेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, उत्तर प्रदेश के मेले महोत्सव, भू आकृतिक परिचय वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसी में ऐड कर देते हैं। लेकिन आपने यहाँ ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे तो सारी आपकी ऐड होती चली जाएंगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ विशेष के साथ हम लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश की जनगणना पर फोकस करना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना पे हम लोगों को फोकस करना है। जनगणना हमारी 2000, देखिए उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की ही जनगणना आपको पता है कि 2011 के बाद 2021 में हुई है। 2021 के अभी अंतरिम आंकड़े आने बाकी हैं। जैसे ही अंतिम आंकड़े आएंगे उसी को हम लोग 2011 और 2021 दोनों को एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्षों पे उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी अभी पिछले साल ही। 2023 में जारी होगी, जो अभी हाल ही में जारी होने वाली है, कुछ समय लग जाएगा। फिलहाल हम लोग 2021 की उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट को समझेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे ही हमारा ये संपूर्ण सिलेबस खत्म होगा, इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे। जैसे हमारी प्रैक्टिस में क्या, विगत वर्षों के प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्न जैसे अब से लेके
लगभग 20-25 साल तक जिस भी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा है क्या वो हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। हमने गलत डायरेक्शन में तो पढ़ाई नहीं की है। हालांकि हम लोग बीच बीच में कभी ना कभी प्रैक्टिस सेशन लेंगे, लेकिन उसके साथ एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश, वहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि भटकाऊ की ज़िंदगी से अच्छा है कि हम लोग एक लास्ट में किसी भी चीज़ को तैयार करें। फिलहाल विगत वर्षों के प्रश्न, और अभी एक चीज़ इसमें और हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। आपको पता है कि अब की कंडीशन में ऐसा चल रहा है कि एग्जामिनर ज़्यादातर करंट अफेयर के लेवल को बढ़ाता ही जा रहा है। कहीं पहले 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वर्तमान में 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से हालांकि 10 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं। इसी हिसाब को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की भी विशेष क्लासें लेंगे, जो 2-3 क्लासों में हम लोग संपूर्ण वर्ष का करंट अफेयर कवर करेंगे। आपके जिस भी एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर पूरा कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको करंट अफेयर के साथ साथ अब हम लोग इन बिंदुओं पे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर होगा, और पहले चैप्टर में आपने चैप्टर का नाम लिखना है उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। आप लोगों को यह हेडिंग डालना है, उत्तर प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। उत्तर प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो फोकस करिएगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति हम 2-3 जगहों पर देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत के संदर्भ में क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में क्या है। जैसे हम लोग संपूर्ण भारत का, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि भारत का आपने भूगोल जब पढ़ा होगा तो हम लोग संपूर्ण विश्व में भारत की स्थिति को देखते हैं, ऐसे ही संपूर्ण भारत में हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर मैं आपको भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति बताऊं, देखिएगा पहले छोटा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करेगा, उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर 3 चीज़ों से आपसे क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति अक्षांशों की दृष्टि से क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति देशांतर की दृष्टि से क्या है, और तीसरा बनेगा उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ है, भारत के संदर्भ में कहाँ है, भारत के संदर्भ में। यहाँ से ये 3 चीज़ें उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर पूछी जाएंगी। अक्षांश और देशांतर, मैं जानता हूँ कि आप लोगों से कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट जो अभी बिगिनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं एक छोटा सा अक्षांश और देशांतर आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिएगा, अक्षांश और देशांतर की अगर हम लोग बात करें, ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। अच्छा, अर्थात हमारी ये पृथ्वी है, संपूर्ण क्या है? पृथ्वी है। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, पृथ्वी का आकार कैसा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये आंसर देंगे इसका कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी के आकार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं टीचर करते हैं कि इसका आकार गोल है, इसका आकार अंडाकार है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोग बताएंगे। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। फिलहाल अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाएं खींची गई हैं, एक तो क्षैतिज, एक रेखाएं हैं क्षैतिज, और एक रेखाएं हमारी खींची गई हैं लंबवत। एक रेखाएं कैसे खींची गई हैं? लंबवत। मैं भी खींच के बताऊंगा आपको लंबवत रेखाएं क्या है। मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिएगा, आप संपूर्ण पृथ्वी के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्ञात करती हैं। क्या करती हैं? दूरी ज्ञात करती हैं। पृथ्वी के मध्य या संपूर्ण पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक, वह
काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं। क्या ज्ञात करती हैं? उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आप लोग नोट करिए अक्षांश किसको कहते हैं, मेरे साथ में नोट कर लेना एक फ्रेंड साइड में देखिएगा। वह रेखाएं जो पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं। कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं, कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। एक चीज़ आप लोग समझ लेना, देखिए मैं उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, आप ये ना समझ जाना कि मैं क्या क्या चीज़ आपको बताने लग रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मैं मानता हूँ आप में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ा भी है, लेकिन आप लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब किसी को चीज़ समझ ना आए तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ, चीज़ों को समझाने के लिए खड़ा हूँ। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अक्षांश रेखाएं, एक बार आप लोग फिर से मेरे साथ नोट करेंगे। वह रेखाएं जो पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ पूरा ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं। कौन सी दूरी ज्ञात करती हैं? कोणात्मक दूरी की बात करें, अगर हम इसके विलंब को निकालें तो इसके बीच का जो ये कोण है, इसी कोणात्मक दूरी की बात की जा रही है। जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी ज्ञात करती हैं वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है? अक्षांश रेखाओं का कार्य होता है दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? दूरी ज्ञात करना। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जो ये फैक्ट मैंने लिखा है, जो उत्तर से दक्षिण की दूरी, कोणात्मक दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे देशांतर का कार्य संपूर्ण विश्व के समय की गणना करना होता है, ऐसे अक्षांश का कार्य संपूर्ण विश्व के दूरी की गणना करना होता है। बात समझ पाए आप लोग? ठीक। इसके बाद अगर हम देशांतर की बात करें तो ये जो मैंने आपको लंबवत, पृथ्वी के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ध्यान देंगे, पृथ्वी के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की अर्थात संपूर्ण विश्व के समय की गणना करती हैं। क्या करती हैं? जो संपूर्ण विश्व के समय की गणना करती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देशांतर रेखाओं की अगर हम लोग बात करें, आप लोग ध्यान देंगे, देशांतर रेखाएं हम लोग किनको कहते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ नोट करेंगे। देशांतर रेखाएं साथ में आप लोग नोट करिए, क्योंकि जब तक मैं कर रहा हूं तब तक आप नोट कर लेंगे। देशांतर रेखा देखिएगा, लिखिएगा, वह काल्पनिक रेखाएं जो संपूर्ण विश्व के संपूर्ण विश्व के समय की गणना करती हैं, जो संपूर्ण विश्व के समय की गणना करती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ पाए आप लोग? नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए, ये बहुत ही छोटे सा फैक्ट है जो लगभग सभी लोग जानते हैं, बस यहाँ बताने का आपको मैंने मेन उद्देश्य बता दिया है कि इस चीज़ को बताया क्यों गया है। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। पहली बात ये कि देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है? देशांतर रेखाओं का कार्य बाबू समय की गणना करना होता है। क्या करना होता है? समय की गणना करना होता है। आपने 0 डिग्री देशांतर की बात सुनी होगी, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं इसे, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है तो इसको ग्रीनविच कहा जाता है। जैसे
0 डिग्री देशांतर संपूर्ण विश्व के समय की गणना करती है। इसी आधार पर प्रत्येक देश की अपनी अपनी मानक समय रेखा होती है, जिसके आधार पर वो अपने देश के समय का निर्धारण करते हैं। बात समझ पाए आप लोग? आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के उसी सेशन को जहां से हमने छोड़ा था। देखिएगा, हम लोग स्थिति की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है। उससे पहले हम लोग थोड़ा भारत की स्थिति को अगर आप देख लेते हैं, आप लोग थोड़ा भारत की स्थिति को देखेंगे। सॉरी दिक्कत थोड़ी है तो कट ही जाएगा। चलेगा, हम लोग भारत की स्थिति को जानते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग अक्षांश की बात करें, पहली बात आपने छोटी सी एक फैक्ट समझना है। यहां भारत के बिल्कुल बीच से यानी मध्य से होकर गुजरती है एक रेखा। इस रेखा को हम लोग 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इस रेखा के अगर हम लोग नाम की बात करें तो इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से हम लोग इस रेखा को जानते हैं। बात समझ पाए आप लोग? जब ये 23.5 डिग्री है तो आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर ये 23.5 डिग्री तो हमने कई बार सुना है, ये 23.5 डिग्री है कैसे? इसके नीचे भी कुछ रेखाएं हैं या इसके ऊपर भी कुछ रेखाएं हैं? तो जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये संपूर्ण पृथ्वी पे हैं, और जब संपूर्ण पृथ्वी पे हैं तो हमारे भारत में भी संपूर्ण भारत में होंगे। तो कहीं से भारत में कोई ऐसी रेखा होगी जो भारत के बिल्कुल दक्षिण से प्रारंभ होगी, और कोई ऐसी रेखा होगी जो भारत के बिल्कुल उत्तर तक निकल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसी कोई रेखा होगी जो भारत के बिल्कुल पश्चिम से प्रारंभ होगी और बिल्कुल पूरब तक निकल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसी रेखा को जानने के लिए आप ध्यान देंगे। देखिएगा, यहां से एक रेखा है, इस रेखा को आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के बिल्कुल पश्चिमी छोर, भारत के पश्चिमी छोर की मैं बात करूं, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमाथा है। गोरमाथा, इसे गोरा माथा भी कहते हैं, गुहीर मोथा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। आप लोगों को जहां मोथा दिख जाए बस वहां खटाक लगा देना है कि हमारा क्या है? पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गोरमाथा, इस गोरमाथा से हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है, क्योंकि जो लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा किसे कहा जाता है? देशांतर को कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देशांतर रेखाएं हमारे पश्चिम से पूरब की संपूर्ण दूरी को ज्ञात करते हैं, संपूर्ण समय को ज्ञात करते हैं। बात समझ पाए आप लोग? ये जो रेखा है, हमारा भारत जिस रेखा से प्रारंभ होता है उस रेखा को हम लोग 67 डिग्री 7 मिनट 1 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हमारा देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है, हमारे भारत का। अर्थात बात समझ पा रहे हैं? भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमाथा, और इस गोरमाथा का जो हमारा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, क्योंकि हमारा सबसे पश्चिमी राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है। अब यहाँ पश्चिम से जैसे हम पूरब जाएंगे, आपने ये जो राज्य दिख रहा है, ये राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो जाहिर सी बात है कोई रेखा यहाँ भी होगी, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पे है तो भारत के इधर भी कोई रेखा होगी पूरब में। अब इसके पूर्व हमारे भारत का जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और अगर पूर्वी बिंदु की बात करें, हमारे भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु बलांगू है। कौन सा है? बलांगू। इसको किबुथु भी कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग किबुथु भी कहते हैं। किबुथु या बलांगू दोनों नाम एक ही हैं। आप लोगों को बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो बलांगू देगा, हालांकि किबुथु हर बुक में लगा हुआ मिलता है। तो किबुथु और बलांगू दोनों एक ही हैं। हमारे भारत का ये पूर्वी बिंदु माना जाता है। यहाँ की जो ये रेखा है, ये रेखा हमारी 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। बात समझ पाए? कोई दिक्कत? आप लोग नोट करेंगे साइड में। अभी मैं इस चीज़ को आपको सिंपली नोट कराऊंगा, यहाँ पहले आप लोग समझ लें, बाद में मैं छोटे से फैक्ट में आपको इसको नोट करा दूंगा। आप लोग मेरी लैंग्वेज में नोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? दक्षिण से शुरू होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? देखिएगा, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग परेशान ना होना। देखिएगा, ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। कौन सा बिंदु है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है हमारा? ये गुजरात, सॉरी ये तमिलनाडु है। कौन सा बिंदु है? तमिलनाडु है। आप लोग को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन क्या है? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी एक स्थान है कन्याकुमारी। देखिए बाबू, मैं इसको थोड़ा यहाँ ऊपर नोट कर देता हूँ। कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी भारत का, अगर सबसे, भारत का, मैं इधर नोट कर देता हूँ, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाएगा, दक्षिण बिंदु, तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, ये आप लोग याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त भारत की अन्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। हालांकि हम जब भारत का मैप पढ़ेंगे, भारत को मैपिंग के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश पढ़ना है और क्लास लंबी ना हो जाए, बस इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता के चल रहा हूँ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि का भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है। यहाँ से जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, मैं थोड़ा ऊपर नोट कर देता हूँ। भारत जो जिस अक्षांश से भारत प्रारंभ होता है, उस अक्षांश को हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट क्या कहते हैं आप लोग? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है, अर्थात ये वह रेखा है जहां से भारत प्रारंभ होता है, दक्षिण से। तो भारत जाता कहां तक है, इस चीज को थोड़ा जाने कि भारत जाता कहां तक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिएगा भारत कहां तक जाता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर, सॉरी, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये आपको जो सबसे उत्तर में दिख रहा है, यहां पर भी कोई ना कोई रेखा तो जाती होगी। यहां जो रेखा जाती है, उस रेखा को हम लोग, उस रेखा को 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सी रेखा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये वह ऐसा डाटा है कि ये डाटा हम लोग लगातार भूलते जाते हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को इसका मल्टीपल रिवीजन देना ही है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे, देखो हल्का से ट्विस्ट होगा, आपको याद भी होगा लेकिन एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा और आप भूलेंगे वहाँ। कन्फ्यूजन क्या है? क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। पहली बात तो ये जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्या है? उत्तरी अक्षांश। स्टूडेंट के माइंड में कभी कभी ये चर्चा आती है कि दक्षिण से स्टार्ट किया तो भी उत्तरी अक्षांश, और उत्तर में पहुंच गए तो भी उत्तरी अक्षांश, तब तो दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं। गोलार्ध की बात करें या हम लोग ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में अक्षांश की दृष्टि से भारत संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए हम लोग अक्षांशीय रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, चाहे भारत का उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो, अक्षांश कौन सा कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और अगर देशांतर की बात चल रही है तो उसको हम लोग पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ पाए? यहाँ कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन क्या होगा कि जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो वो यहाँ से डाटा सही देगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की जगह ना देके आपको दक्षिणी अक्षांश दे देगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगा। बात समझ पाए आप लोग? अब जैसे हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जाना है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानने के लिए हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के मैप पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा, थोड़ी मैप में दिक्कत आए तो मैनेज कर लेंगे आप लोग, ऊपर नीचे अगर हो जाए तो। देखिएगा, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की बात करें कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, ये जो इधर सबसे पश्चिमी जिला है, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में जो पश्चिमी जिला है उस जिले का नाम है शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। इसी शामली से हमारे उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमारा देशांतरीय विस्तार है कितना? ध्यान देंगे, देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट, कितना? 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या? पूर्वी देशांतर से हमारा देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है। 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और जब तक पूरब में बलिया तक जाता है। हमारा पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। पूर्वी जिला कौन सा है? आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। जब यहाँ तक एक देशांतर जाता है, इस देशांतर को हम लोग 84 डिग्री 39 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर कहा जाता है। पूर्वी देशांतर, बात समझ पाए? उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। बात समझ गए आप लोग? अगर आपसे ये पूछ दे कि पश्चिम से पूरब की लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पश्चिम से पूरब की उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है। अगर इसकी कुल लंबाई की आपसे बात करेगा कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर है। बात समझ पाए? आइए इसके अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से प्रारंभ होता है। अक्षांशीय रेखाएं मैंने अभी आपको बताई हैं कैसी हैं? क्षैतिज होती हैं। कैसी होती हैं? क्षैतिज होती हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? अक्षांशीय रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज होती है। तो दक्षिण से ये प्रारंभ होती हैं और हमारा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। हमारा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। इसी सोनभद्र से उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है कितना? ध्यान देंगे आप लोग, 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। ये सबसे ऊपर जिला आपको दिख रहा है, ये जिला हमारा है सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। इसी सहारनपुर तक हमारा अक्षांशीय विस्तार जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन अक्षांशों की संख्या में वृद्धि होती है और यह अक्षांश 23 से बढ़कर 31 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इतनी चीज आपने उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संबंध में याद रखनी है। बात समझ पाए आप लोग? अगर आपसे उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश की लंबाई आपको 240 किलोमीटर देखने को मिलेगी। कितना देखने को मिलेगी? 240 किलोमीटर। ये जो लंबाई है, ये लंबाई उत्तर से दक्षिण है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण है। और ये जो लंबाई 650 है, ये पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको अगर हम लोग नोट करने की बात करें, देखिएगा इसको हम लोग नोट कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, मेरे साथ साथ आप लोगों को नोट करते चलना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम इसको नोट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। आइए, अगर हम लोग दो सेक्शन में आप लोग इसको बांट के पढ़ सकते हैं। देखिएगा, पहले सेक्शन की बात करें हम लोग भारत के संदर्भ में अगर बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का आप लोग नोट करेंगे तो ध्यान देंगे 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। कहाँ से? उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और जाता कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनके
दक्षिणी बिंदु भारत का आपको पता ही है और उत्तरी बिंदु भी आपको पता ही है। आप लोग हो सके नोट कर लेना, थोड़ी जगह मैं आपको कर दूंगा। यहाँ ध्यान देंगे, अगर भारत के आपसे उत्तरी बिंदु पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल है। ध्यान देंगे कौन सा है, इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल है। ये पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में पड़ता है। और अगर आपसे भारत का दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी है। साथ साथ इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या है, पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर यहीं पर देशांतर, अब अगर आपसे भारत का पश्चिमी बिंदु पूछ ले कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाथा है। कौन है, गौरमाथा है। ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और अगर आपसे पूर्वी बिंदु की बात करें कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु बलांगू है। कौन सा है, बलांगू है। इस बलांगू को हम लोग किबुथु के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, किबुथु के नाम से भी जानते हैं। ये सारे फैक्ट मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसको ऐसे ही आप लोग नोट करते चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर भारत की आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ दी जाए, लेंथ अगर आपसे पूछ ले कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर दक्षिण लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। बात समझ पाए। यदि आपसे पश्चिम से पूरब की लंबाई आपसे भारत की पूछ दे, पश्चिम से पूरब की लंबाई यदि भारत की आप लोगों से पूछेगा, तो आपने 2933 किलोमीटर बतानी। कितनी बतानी है, 2933 किलोमीटर बतानी है। ये छोटा सा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। ये तो बात होगी हमारे भारत के संदर्भ में। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को नोट करने का समय अभी मिलेगा, फिलहाल आप लोग इधर समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग अक्षांशों की बात करें कि उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश की देशांतरीय स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो ध्यान देंगे। अभी आपको पता है, आप लोग नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना, कहां से स्टार्ट हुआ, 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या, उत्तरी अक्षांश यहां से प्रारंभ हुआ और कहां तक गया, आप सभी को पता है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर कहां जाता है। ध्यान देंगे, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। देखिएगा, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है, 31 डिग्री, कितना, 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। बात समझ पाए आप लोग। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, 84 डिग्री 39 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। बात समझ पाए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आप लोग 2-4 चीज़ें और नोट करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिंदु में आप लोग नोट करेंगे शामली। कौन है, शामली। और अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु में आप लोग नोट करेंगे बलिया। क्या नोट करेंगे, बलिया। और अगर आपसे इसका पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु, अभी आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, बस आप छोटे से फैक्ट के हिसाब से आप लोग इसको नोट करते चलना। और उत्तर प्रदेश का यदि आपसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु आपको देखने को मिलेगा सहारनपुर। उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर।
समझ पाए आप लोग इतनी बात। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की लेंथ अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो जस्ट अभी आपको बताइए उत्तर दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई पूछी जाएगी तो पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग परिचय पर लेकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के परिचय में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। देखिएगा, हेडिंग आप लोग बनाएंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। देखिएगा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश आपको दिखता है, अब से पहले ये उत्तर प्रदेश इस आधार पर इस कंडीशन में नहीं था जो आज देखने को मिलता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आपको पता है 1947 तक संपूर्ण भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश रहा है, अर्थात गुलाम रहा है। तो उस संबंध में समय समय पर उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तर प्रदेश के नाम वर्तमान में क्या था, पास्ट में क्या था, अभी धीरे धीरे कैसे कैसे उत्तर प्रदेश के नामों में परिवर्तन किया गया, उन सभी को हम लोग इसमें जानेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और साथ ही उत्तर प्रदेश की कब कब किन राजधानियों को बनाया गया, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानियां क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश के परिचय में हम लोग इसके नामकरण की बात करें, उत्तर प्रदेश का नामकरण में आप सीधे से 3-4 फैक्ट आपने याद रखने हैं। एक फ्रेमिंग के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के नामकरण किन किन आधारों पर किए गए। देखिएगा, सबसे पहले 1836 में, कब? 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत क्या रखा गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आज की डेट में क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो समय समय पर कैसे इनके नामों में परिवर्तन किया गया, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से कब तक? 1877 तक। 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या पड़ा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद 1877 में इसके नाम को पुनः बदला गया, जो 1902 तक चला। और 1877 में इसके नाम में आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया। जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। इस तरह से उत्तर प्रदेश के नाम को फिर से परिवर्तित कर दिया गया। बात समझ में आई? 1870 से 1902 तक उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध रखा गया। इसमें केवल इतना जोड़ा गया, उसी उत्तर पश्चिमी प्रांत में आगरा एवं अवध के क्षेत्र को और ऐड कर दिया गया। बात समझ पाए? इसके बाद की अगर हम लोग बात करें 1902 की, 1902 से 1937 तक, 1902 में पुनः उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया। अब उत्तर प्रदेश के नाम में आगरा एवं अवध को तो रखा गया, लेकिन उत्तर पश्चिमी प्रांत की जगह संयुक्त प्रांत ऐड कर दिया गया। ध्यान देंगे, 1902 से 1937 तक इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन किया गया और उत्तर प्रदेश के नाम को 1902 में बदलकर, कब बदलकर? 1902 में बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। लेकिन 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम फिर से पुनः परिवर्तित कर दिया गया।
बात समझ पा रहे हैं। 1935 के बाद 1937 में भारत में 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराए गए। उन्हीं प्रांतीय चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के नाम को फिर से परिवर्तित किया गया। इसमें आगरा एवं अवध को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? आगरा एवं अवध को हटा दिया गया। और 1937 में, कब? 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत रखा गया। आशा करता हूं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उत्तर प्रदेश के नामकरण को लेकर अभी 1937 तक की ये हमारी कहानी है। 1937 में उत्तर प्रदेश के नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत रख दिया गया। क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत रख दिया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, ये नाम 1937 से, कब से? 1937 से 24 जनवरी, कब तक? 24 जनवरी 1950 तक चला। कब तक चला? 24 जनवरी 1950। इस डेट को आप लोग बड़ी अच्छे से जानते होंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त प्रांत का नाम पुनः परिवर्तित किया जाए और परिवर्तित कर संयुक्त प्रांत न करके इसे उत्तर प्रदेश रखा जाए। क्या किया जाए? उत्तर प्रदेश रखा जाए। अर्थात 24 जनवरी 1950 को इसके नाम में परिवर्तन किया गया और इसके नाम को पुनः क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही चलता आ रहा है। ये भी आप लोग जानते हैं। इसी 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बात समझ पाए आप लोग? किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस से मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि इस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अतिरिक्त कोई अन्य दिवस भी मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात समझ में आ गई? इसके आगे अगर हम लोग चलें, उत्तर प्रदेश दिवस के संदर्भ में 2 फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। मैं इधर नोट कर देता हूं, ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? और उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? इन चीज़ों को आप लोग नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। जबकि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए, इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियां। हेडिंग डालेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की राजधानियां। उत्तर प्रदेश की राजधानियां। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानियों में भी समय समय पर परिवर्तन हुआ है। इन राजधानियों की अगर हम लोग बात करें तो कैसे कैसे उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियां बनी, उन चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली बात करें 1836 से 1858 तक। कब तक? 1836 से 1858 तक। यहाँ बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1857 का विद्रोह जैसे समाप्त हुआ 1858 में, इसके परिणाम आना प्रारंभ हुए। 1858 में इसका परिणाम आया और परिणाम के साथ साथ जो हमारा 1858 में क्या था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इस समय इसके नाम में परिवर्तन किया गया। नाम के साथ साथ इसकी राजधानी जब बनाने की बात की गई तो 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? आगरा रही। क्या रही? आगरा रही। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? आगरा रही। लेकिन बाद में 1857 के विद्रोह के जैसे परिणाम आया, उसके परिणाम स्वरूप 1858
1858 से 1921 तक, कब तक? 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? इसकी राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। 1920 में पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्यपाल पद का सृजन किया गया। इसी 1921 में पुनः उत्तर प्रदेश के राजधानी को बदला गया और राजधानी को बदलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से 1858 तक क्या रही? आगरा रही। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही और 1921 से वर्तमान तक यानी आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ को कब बनाया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्णतः कब स्वीकृत किया गया। यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आंशिक रूप से कब बनाया गया, आंशिक रूप से कब बनाया गया और पूर्णतः इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना दिया गया। यहाँ दो फैक्ट देखिए। आंशिक रूप से 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया और पूर्णतः 1935 में, कब? 1935 में लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। बात समझ में आ गई आप लोगों की। इसके अतिरिक्त आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके आगे अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी, आप लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में 4 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? 4 राजधानियां हैं। आप लोग छोटी सी फ्रेमिंग के माध्यम से उन चारों को नोट करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, चारों राजधानियां अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई हैं और इनके पूछने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। जैसे अगर आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेगा तो पहले आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है। दूसरा आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी क्या है। औद्योगिक राजधानी क्या है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। और आपसे एक पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात आपसे करेगा तो जहाँ से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बागडोर संभाली जाती है, ऐसे स्थान को हम लोग प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। प्रशासनिक राजधानी हमारी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। आर्थिक और औद्योगिक राजधानी की अगर बात करेगा तो आर्थिक और औद्योगिक राजधानी हमारी कौन है? कानपुर है। आर्थिक और औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर है। इसके अतिरिक्त आपसे न्यायिक राजधानी की बात करेगा कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? इलाहाबाद है। और उत्तर प्रदेश की जब भी धार्मिक राजधानी की बात करेगा तो बड़ा चर्चा का विषय है 2023 और 24 में वाराणसी। आप लोग याद रखेंगे, वाराणसी, वरुणा और अस्सी 2 नदियों के संगम पर बसा है वाराणसी। इसी को हम लोग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी के नाम से जानते हैं। बात समझ पाए आप लोग? नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इस सेशन में जितना भी कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है, इसके अतिरिक्त हमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश पढ़ना है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश हम लोग इसी तरह से, इसी मैपिंग के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। सारी चीज़ों को फैक्ट वाइज नोट करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आज की इस क्लास को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। ध्यान देंगे
जिस तरह से आज हमने क्लास पढ़ी है, इसी तरह से हम लोग हर समय जो भी हमारे लेक्चर होगा वो इसी तरह से आएगा। हर दिन, अगले दिन जैसे भी आएगा, इसी तरह से आपको लेक्चर देखने को मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।